जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। तीसरी वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। दैविक राजा इससे पहले हम कर चुके हैं। चैप्टर को लाइन वाइज हम पढ़ेंगे, साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके परीक्षा उपयोगी प्रतियोगिता एग्ज़ाम्स के लिए आपकी जो ज़रूरी होंगी वो भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। अपना पेन कॉपी साथ लेकर नोट करते रहें महत्वपूर्ण चीज़ें, और धैर्य और ध्यान से समझने का प्रयास करें। दैविक राजा यानी कि जो देवों के जैसे, देवों के समान अपने आप को बताया। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ अपने आप को जोड़ना था। यानी कि जो भी राजा थे वो सभी अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ते थे। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, दोनों अलग अलग हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। अब इसमें देखिए कि जो कुषाण शासक थे उन्होंने इसको सबसे पहले आम प्रचलन में प्रयोग किया। जो कुषाण शासक थे, कुषाण शासक चीनी व्यक्ति थे, चीनी शासक थे, चीन से भारत आए थे। और इनका जो समय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी कि जो पहली शताब्दी थी 100 वर्षों से 100 वर्षों तक, ईसा मसीह के 100 वर्ष पहले और ईसा मसीह के 100 वर्ष बाद, ईसा मसीह के जन्म के 100 वर्ष पहले और बाद का जो इनका समय रहा, इन्होंने इस प्रकार की देवपुत्र, देव के समान अपने आप को घोषित करना, स्वयं को देवपुत्र घोषित करना, देवकुल मंदिर इन्होंने बनाए अपने जो पूर्वज थे, जो राजा थे उनके, और अपने आप को देवताओं के समान, देवताओं से जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। अब सबसे पहले प्रश्न ये देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखें और थोड़ा जानकारी शेयर कर लेते हैं कि जो चीनी यूची जाति थी वह भारत आते आते कुषाण कैसे बन गए। शक, कुषाण, यवन, इनके बारे में आपने सुना। तो ये जो कुषाण थे ये यूची जाति थी, यूची जाति थी चीन की। चीन के पश्चिमी भाग में ये रहते थे और दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में उस इलाके से हुणों ने आक्रमण करके इनको भगा दिया था चीन से। यानी कि लगभग 165 ईस्वी पूर्व में, आप नोट करें, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व मतलब जो इनका एग्जैक्ट समय रहा होगा लगभग 165 ईस्वी पूर्व में हुणों ने चीन के इस भाग पर इन पर हमला किया, यूची जाति पर, और उनको वहाँ से भगा दिया। और वे मध्य एशिया की ईली घाटी में आकर बस गए। मध्य एशिया की ईली घाटी। अब मध्य एशिया को आप थोड़ा सा अगर आप मैप के हिसाब से देखें तो मध्य एशिया बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मध्य एशिया में लगभग मुख्य रूप से तो काफ़ी क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं वो सोवियत संघ के टूटे हुए पार्ट हैं। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। यानी कि कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये लगभग 5 देश मुख्य रूप से मध्य एशिया के माने गए हैं। तो यहाँ ईली नदी जो है, ईली नदी, उस घाटी में ये आकर रहने लगे। इसके बाद यहाँ पर फिर 2 भागों में ये जो जाति थी, 2 भागों में इसके टुकड़े हो गए, 2 भागों में बट गए। एक छोटी जाति और दूसरी बड़ी जाति। छोटी जाति तिब्बत में चली गई, वहाँ से अपने साम्राज्य का विस्तार कर तिब्बत में। और जो ग्रेटर, महान, जिसको कहा गया बड़ी जाति, ये शाखा तायूची के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। तो ये जो शाखा थी ये दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए शकों को परास्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। बीच में शकों को भी ये परास्त करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते बैक्टीरिया नामक स्थान पर पहुंचते हैं। बैक्टीरिया नामक स्थान पर ये पहुंच जाते हैं। वहाँ फिर ये 5 भागों में बंट जाते हैं। यही जो चीन की यूची जाति थी, पहले 2 भागों में बंटते हैं, उसके बाद फिर 5 भागों में बंट जाते हैं।
और उन्हीं भागों में से एक का नाम कुषाण था। ये जो 5 भागों में जातियाँ बटी तो बैक्टीरिया नामक स्थान पर, तो उनमें से उन 5 में से एक का नाम कुषाण था, और वही कुषाण जो है जाति भारत में आकर शासन करने लगी। इसके प्रथम जो शासक थे वो कुजुल कैडफिसिस प्रथम थे। कुजुल कैडफिसिस प्रथम, इनको प्रथम शासक माना गया है। उसके बाद विम कैडफिसिस, और तीसरे जो महान इस समय के जो महान सबसे शक्तिशाली महान शासक हुए वो हुए कनिष्क, जिसके नाम से आप भली भांति परिचित है। शक संवत 78 ईस्वी में ये शासक बने। अब नेक्स्ट देखिए, तो इस प्रकार चीन की यूची जाति भारत आते आते कुषाण के नाम से प्रसिद्ध हो गई। कुषाण शासक के रूप में वो भारत में जाने जाने लगी। अब नेक्स्ट देखें, कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों, साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। अभिलेखों से और साहित्य परंपरा के माध्यम से इनकी रचना की गई इतिहास की। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियों से प्राप्त होता है। यानी कि जो कुषाण शासक थे उन्होंने अपने हिसाब से अपनी इच्छा से जो शासन किया उसके जो प्रमाण हैं उनके सिक्के और उनके द्वारा जो बनाई गई मूर्तियां हैं। पहली बार इन्होंने सोने के सिक्के भारत में प्रचलित किए। उत्तर प्रदेश के मथुरा के माठ के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों ने विशालकाय मूर्तियां लगवाई थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली, यानी कि मूर्तियों पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। इनका उद्देश्य ये था क्योंकि विदेशी जाति थी और भारत में आकर अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, क्योंकि भारत में क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए इन्होंने देवी देवता जो थे उनके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। उनकी मूर्तियां बनाई, मंदिर बनाए, देवस्थान बनाए। उन देवस्थानों ने अपने जो राजा थे, अपने जो पूर्वज थे, उनकी मूर्तियां बनाई और अपने नाम के साथ इन्होंने देवपुत्र की उपाधि लगानी शुरू कर दी। और ये जो सबसे पहला कार्य, सबसे ज़्यादा जो कार्य किया ये कनिष्क ने किया। जो कनिष्क महान राजा थे इस कुल के, वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, क्योंकि चीनी जाति थी, चीन के जो राजा थे उनसे प्रेरित थे और चीन के शासक स्वयं को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। तो इसी प्रकार इन्होंने भारत में आकर भी अपना उसी प्रकार से रुतबा बनाने का प्रयास किया। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गुप्त साम्राज्य, कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य, गुप्त शासकों से पहले थोड़ा कनिष्क के बारे में, कुषाण वंश के बारे में थोड़ा और जान लें। जो कनिष्क थे वो 78 ईस्वी पूर्व में शासक बने। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मठ, धर्म स्थान, बहुत सारा प्रचार, धर्माधिकारी इन्होंने नियुक्त किए। नवीन शाखा महायान का प्रचार किया, क्योंकि इस समय जो बौद्ध धर्म था हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बंट चुका था। तो महायान जो नई एक शैली थी, नया जो तरीका था बौद्ध धर्म का, उसका प्रचार इन्होंने किया। और बौद्ध धर्म की जो चौथी सभा थी वो कश्मीर में कनिष्क के द्वारा करवाई गई। अब नेक्स्ट देखिए, कनिष्क जो थे पहले शासक थे जिन्होंने अपने आप को देवतुल्य घोषित किया। जो कनिष्क था उसका एक, वैसे तो महान राजा थे, अनेक युद्ध इन्होंने जीते। एक मुख्य जो युद्ध है जो इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया, कनिष्क का चीन से युद्ध। उसने चीनी राजा, जो चीनी राजा था हो ती के पास एक दूत भेजा और कहा कि अपनी पुत्री का विवाह वो कनिष्क से कर दे। लेकिन दूत की बात सुनकर जो चीन का राजा था वो क्रोधित हो गया और उसने बंदी बना लिया दूत को, जो कनिष्क का दूत था। कनिष्क ने बदला लेने के लिए फिर क्या किया, 70,000 सैनिकों की जो एक सेना थी वो सेनापति सी के नेतृत्व में लड़ने के लिए चीनी शासक से भेजा। परंतु चीनी जो सेनापति था पंचाओ ने उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया। अब कनिष्क को इससे गहरा दुख हुआ और उसने पुनः तैयारी के साथ चीन पर दोबारा से हमला किया। इस बार कनिष्क विजय हुआ और चीन के जो 3 प्रांत थे,
नोट कीजिए इनको। चीन के 3 प्रांत काशगर, यारकंद और खोतान, काशगर, यारकंद और खोतान, ये 3 साम्राज्य जो है उसने अपने साम्राज्य में मिला लिए। चीन के 3 प्रांत, यह कनिष्क की एक महान विजय थी। तो इस प्रकार कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय शासक था, जिसने बड़े अच्छे से शासन किया। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद गुप्त शासक। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का कई बड़े बड़े जो साम्राज्य थे उनके साक्ष्य मिलते हैं। गुप्त साम्राज्य सहित बड़े बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे और अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे। कई साम्राज्य जो जमींदार थे, सामंत थे, उनके ऊपर निर्भर थे और स्थानीय जो संसाधन थे अपने, उनसे गुजारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था, जमीन के ऊपर। वे शासकों का आदर करते थे, उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्लभ होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। अब ये गुप्त शासकों के बारे में थोड़ा और देखते हैं। जो गुप्त शासक थे इसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। जो गुप्त शासक थे पहले कुषाणों के सामंत थे। जो कुषाण हमने अभी ऊपर पढ़ा था कनिष्क, तो इन कुषाणों के ये सामंत थे, जमींदार थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे कुषाणों की शक्ति कम होती गई, उसके बाद जो है धीरे धीरे इन्होंने शक्ति बढ़ाई और बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता कायम कर ली। जो प्रमुख राजा हुए कुषाणों इसके गुप्त वंश के, उसमें चंद्रगुप्त प्रथम है, जिन्होंने लगभग 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का शासक था, महान शासक था, 319 से 334 ईस्वी में। दूसरा महान शासक हुआ समुद्रगुप्त, 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त एक महान शासक हुआ। इसके बारे में थोड़ा और भी हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा महान शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो शासन रहा वो 375 से 415 ईस्वी पूर्व रहा। ये समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक जो लौह स्तंभ है, महरौली का लौह स्तंभ, उस पर चंद्र नाम के एक शासक का जो शौर्य है उसका वर्णन मिलता है। शायद इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय माना गया है। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है शूरवीरता का सूर्य। शिकारी शब्द की उन्होंने, जो शिकारी है, वो उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है शकों का शत्रु। शकों का विनाश भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया। इसके बाद कुमारगुप्त राजा बने, स्कंदगुप्त राजा बने। तो इस प्रकार जो है ये गुप्त वंश चलता रहा। और मुख्य बात गुप्त वंश की ये है कि गुप्त वंश के समय में भारत इतनी समृद्धि और शक्तिशाली, खुशहाली के रूप में जाना जाता है कि इतिहासकार इस युग को, गुप्त वंश, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। नेक्स्ट देखिए, गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। जो गुप्त शासक है उनका हमें कहाँ से पता चलता है? साहित्य से, सिक्कों से और अभिलेखों से। साथ ही कवियों द्वारा भी अपने राजा स्वामी के बारे की प्रशंसा में प्रशस्तियाँ लिखी गई। इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं। स्रोत वो तो थे ही, साथ में जो इतिहासकार मानते हैं वो ये मानते हैं कि जो कवि उनके राज दरबारों में रहते थे वे भी अपने राजाओं की प्रशंसा में बहुत सारा साहित्य लिखते थे, कोई स्तंभ लिखते थे। उसका हम अभी आगे जिक्र करेंगे। ये सिक्का देखिए, एक तरफ इसमें जो कनिष्क है वो दिखाया गया है और दूसरी तरफ देवता दिखाया गया है। यानी कि अग्रभाग में कनिष्क है और दूसरे पृष्ठ भाग में देवता दिखाया गया है। सोने के सिक्के पहली बार जो है, जो कुषाण शासक थे उन्होंने शुरू किए थे। लेकिन इसके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ
अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है हरिसेन ने, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त का राजकवि था, संस्कृत में की थी। अब इसमें थोड़ा देखिए कि इलाहाबाद जो स्तंभ है उस अभिलेख को यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना गया। हरिसेन जो स्वयं गुप्त सम्राटों में जो सबसे शक्तिशाली राजा थे समुद्रगुप्त, उसके राजकवि थे। समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने संस्कृत में इसकी रचना की थी। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिस इलाहाबाद को आज प्रयागराज कहते हैं आज के समय में, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो राजा के दरबार में कवि या दरबारी लोग थे वो राजा की प्रशंसा लिखते थे। अब जो राजा की नौकरी करते हैं, राजा के दरबार में रहते हैं, उसके आश्रय पर पलते हैं, तो राजा की प्रशंसा ही लिखेंगे। तो इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को ढूंढने का प्रयास करते हैं इतिहासकार, जो बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होते हैं। अब थोड़ा और इस समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति दी हुई है प्रयाग प्रशस्ति, इसको देखिए। इसमें क्या हरिसेन लिखते हैं। धरती पर उनका कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था, कोई भी उनका मुकाबला करने वाला था नहीं था, शत्रु नहीं था उनके समकक्ष। उनके गुण शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। ये हरिसेन लिखता है समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। वे परमात्मा के स्वरूप हैं, साधु भले की समृद्धि, असाधु बुरे के विनाश के कारण हैं, अज्ञेय हैं। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणों से भरे हुए हैं, अनेक सहस्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों, पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर धन के देवता, वरुण समुद्र के देव, इंद्र वर्षे के देवता, यम मृत्यु के देवतुल्य है। यानी कि इन देवताओं के समान उसको हरिसेन ने यशोगान किया है इस प्रशस्ति में। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये मुख्य रूप से कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मूल रूप से ये बनी हुई थी और यह सम्राट अशोक के समय में उनके द्वारा बनाई गई थी। एक अशोक सम्राट का शिलालेख अभिलेख था, लेकिन अकबर के समय में इसको इलाहाबाद किले में लगा दिया गया था। अब इस पर अनेक राजाओं का वर्णन मिलता है, जैसे अशोक के बारे में भी लिखा हुआ है। उसके बाद इस पर समुद्रगुप्त के बारे में अभी आपने पढ़ा, समुद्रगुप्त के बारे में उनकी विजयों को इसमें दर्शाया है, प्रशंसा को दिखाया है। अशोक भी इसके अंदर है, जहांगीर का भी इसमें नीचे कहीं जोड़ दिया गया। उसके बाद अकबर बीरबल का समय आता है, बीरबल के द्वारा भी इसमें कुछ नीचे जोड़ दिया गया। तो इसे इतिहास में एक महत्वपूर्ण अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो समुद्रगुप्त का चित्रण किया हुआ है, जो समुद्रगुप्त है आपने पढ़ा कि एक महान जो गुप्तकालीन शासक थे। इनको जो डॉक्टर V.A. स्मिथ हैं उन्होंने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। किसको? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया। अब नेपोलियन कौन था? नेपोलियन फ्रांस का एक महान शासक था। उसने ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, रूस, यूरोप के अनेक देशों पर अपना अधिकार कर लिया था। अनेक विजय उसने प्राप्त की, परंतु 1815 में वाटरलू का जो युद्ध हुआ उसमें उसकी पराजय हो गई। तो इस हिसाब से देखें तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की गई है, लेकिन होनी ये चाहिए थी कि भी जो वाटरलू के युद्ध है उसमें नेपोलियन पराजित हुआ था, लेकिन जो समुद्रगुप्त था अपनी किसी भी लड़ाई में वो पराजित नहीं हुआ। एक महान शासक था, उसने सभी लड़ाइयाँ जीती, एक विशाल समृद्ध साम्राज्य को अस्तित्व में लाया। तो इसी वजह से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस का शासक, उससे महान जो है समुद्रगुप्त था। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन नहीं कहना चाहिए था, बल्कि कहना ये चाहिए था कि जो नेपोलियन है उसको समुद्रगुप्त कहना चाहिए था, क्योंकि समुद्रगुप्त पहले भी हुआ और महान भी था। नेपोलियन तो युद्ध में आखिरी लड़ाई उसकी वाटरलू में हुई 1815 में, उसमें पराजित हुआ था, लेकिन समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था।
तो नेक्स्ट देखिए, ये एक पिक्चर देखिए, बलुआ पत्थर से बनी कुषाण राजा जो कनिष्क थे उनकी ये टूटे हुए सिर वाली एक कनिष्क की मूर्ति दी हुई है। ये मथुरा जो कला शैली है उसका एक अद्वितीय नमूना है। इस मूर्ति की कुछ विशेषताएं आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुजरात की सुदर्शन झील। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार नामक स्थान पर ये बनी हुई थे। अब इसमें देखिए, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था, यानी कि जो कृत्रिम मनुष्य द्वारा बनाई गई, राजाओं द्वारा बनाई गई। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से मिलता है। अभी इसके बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए बनाया गया था। जो शक शासक थे रुद्रदमन। इस अभिलेख में कहा गया कि जलाशयों, जल द्वारों, तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। इसको क्रम वाइज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, पहले इसको पढ़ लें। लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी, अपने निजी खर्चे से। इसके लिए अपनी प्रजा से उसने कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख 5वीं सदी में, जिसे कहा गया कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई। अब इसको देखिए थोड़ा सा, क्या है ये कि ये जो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत की जूनागढ़ अभिलेख में इस झील का वर्णन मिलता है, सुदर्शन झील जूनागढ़ अभिलेख है ये। तो इसका जो जिक्र है सभी कालों में इसका वर्णन मिलता है, मौर्य काल में, गुप्त काल में, शक में, कुषाण में। जो सबसे पहले इसका जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो उसके गवर्नर थे पुष्यगुप्त जो गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अब ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, इस पर सबसे पहले अशोक की जो जानकारी मिलती है, अशोक के 14 संदेश इस जूनागढ़ अभिलेख पर मिलते हैं। तो ये मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था पुष्यमित्र गुप्त, उसने सबसे पहले इसका निर्माण करवाया। उसके बाद सम्राट अशोक ने बांध और नहर बनवाए। सम्राट अशोक के जो गवर्नर थे, सुविशाख जो गवर्नर थे, उन्होंने बनवाया, इसमें बांध बनवाया सबसे पहले अशोक ने, नहरें बनवाई ताकि सिंचाई का अच्छे से प्रबंध हो सके। उसके बाद फिर रुद्रदमन शक शासक थे, उन्होंने, उनके जो गवर्नर थे सुविशाकु जो गवर्नर थे, उन्होंने नया बांध बनवाया, क्योंकि वर्षा से, बाढ़ के पानी से जो पुराना बांध था वो टूट चुका था। जो रुद्रदमन है शक शासक, उन्होंने इस जो अभिलेख है उसमें लिखवाया संस्कृत भाषा में। ये एक इस लेख पर, जूनागढ़ अभिलेख पर जानकारी उन्होंने दी। ये संस्कृत भाषा का सबसे पुराना अभिलेख भी है, सबसे बड़ा अभिलेख भी है, जो शक शासक रुद्रदमन द्वारा लिखवाया गया है और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तथा जो शैली है इसकी, वो चंपू शैली मानी गई, यानी कि इसमें गद्य और पद्य, चंपू शैली, गद्य और पद्य दोनों शामिल थे। तो जो रुद्रदमन है उसकी इसमें तारीख भी दी हुई है। रुद्र जो दमन शक शासक थे, उन्होंने कब इसमें कार्य किया, यानी कि लगभग 150 ईस्वी में, शक संमत 72 में, जो शक संमत है, जो देसी महीने होते हैं, 150 ईस्वी नए कैलेंडर के अनुसार 150 ईस्वी में उन्होंने इस पर कार्य किया। तो यहाँ रुद्रदमन के बाद रुद्रदमन ने दोबारा इसके नया बांध बनवाया, सुविशाकु जो गवर्नर थे। उसके बाद फिर गुप्त काल में स्कंदगुप्त जो है उसके समय में जो चक्रपाली थे गवर्नर, उन्होंने इसकी दोबारा से मरम्मत करवाई। ये मैंने क्रम के अनुसार आपको बता दिया। जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ नाम लिखे हैं, कुछ वंश लिखे हैं, मैंने क्रम से इसको मौर्य काल से गुप्त काल तक इसकी वर्णन करवा दिया।
अब नेक्स्ट देखिए, शासकों ने सिंचाई का प्रबंध क्यों किए। अब क्लियर है कि भाई सिंचाई कृषि अहम पार्ट होता था, मुख्य भाग इनकम का सोर्स कृषि होता था, तो कृषि के लिए सिंचाई अति अनिवार्य थी। तो इस वजह से नहरों का सिंचाई का प्रबंध उन्होंने किया, बांध बनाए। अब इसी के साथ आगे पढ़ लेते हैं। धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है, धान, जीरी, चावल, जहाँ पानी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जहाँ अधिक मात्रा में पानी हो। इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है। जैसे आज भी आप देखते हैं कि जैसे धान की पहले पौध तैयार की जाती है और उसको बाद में जो खेत होता है उसमें पानी भरने के बाद उसमें उसकी दोबारा से पौध को उखाड़ कर दूसरे स्थान पर खेत में रोप दिया जाता है पानी में, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पौध बच जाती है, इससे धान की उपज बढ़ती है। इस तरीके से जो उत्पादन है वो अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, बदलता हुआ देहात। देहात ग्रामीण क्षेत्र। जनता में राजा की छवि कैसी थी, राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। स्वाभाविक रूप से अभिलेखों के सभी जवाब नहीं मिलते अभिलेखों में। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचार और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। जैसे आम सामान्य सी बात यह है कि जो राजाओं के दरबार में रहते थे वही लिखते थे, वही इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें राजा के बारे में तो लिखा हुआ है, लेकिन आम जनता के बारे में स्पष्ट जानकारियाँ नहीं मिलती कि राजा के बारे में आम जनता क्या सोचती थी, उससे दुखी होती थी, उससे खुश थी, उसके कार्य कैसे थे। तो इस प्रकार से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन इतिहासकार कुछ जानने का, इन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे जातक, जो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ, पंचतंत्र, विष्णु जो शर्मा है उनका जो ग्रंथ है, इसमें जो वर्णित कथाएं हैं उनकी समीक्षा करके इतिहासकार पता लगाने का प्रयास करते हैं कि अनेक कथाओं के जो स्रोत हैं, मौखिक जो किस्से कहानियाँ हैं, जो कहानियाँ वो सुनते आ रहे हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया, क्योंकि कहानियाँ चलती रही लेकिन उनको लिखा नहीं गया था, जो बाद में लिपिबद्ध की गई, लिखी गई। जातक कथाएं पहली शताब्दी सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व में पाली भाषा में लिखी गई। यानी कि जातक कथाएं क्या थी, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की कहानियाँ, उनके बारे में कि किस जन्म में क्या थे। पहली सहस्त्राब्दी यानी कि 1000 ईस्वी, पहली सहस्त्राब्दी 1000 ईस्वी में लिखी गई। यानी कि कब महात्मा बुद्ध थे, कब उनसे जन्म की उनकी पूर्व कहानियाँ थी, तो मौखिक रूप से चलती आ रही थी कहानियों के रूप में, एक मानव से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, मौखिक रूप से। लेकिन लिपिबद्ध कब हुई, पहली सहस्त्राब्दी में, 1000 ईस्वी में उनको पाली भाषा में लिखा गया। तो ये कहानियाँ थी। अब नेक्स्ट देखिए, गंधतिंदु नामक एक जातक कहानी है, उसी प्रकार की कहानी है। इसमें एक कहानी बताई गई है कि एक कुटिल जो राजा है किस प्रकार प्रजा को दुखी करता है। इन लोगों में वृद्ध, महिलाएं, किसान, पशु, ग्रामीण, बालक, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में जाता है तो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, एक एक करके सबने अपने दुखों का राजा को बताया, भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं और दिन में जो राजा के कर इकट्ठा करने वाले कर्मचारी हैं वो उनको परेशान करते हैं, अत्याचार करते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। यानी कि अपने जो पैतृक उनके गांव थे, घर थे, उनको छोड़कर वो जंगलों में बसने लगे, ताकि वो डकैतों से भी बचे, रात को डकैतों से बचे, और दिन में राजा के जो अधिकारी होते थे, जो टैक्स करने के लिए, अत्याचार करने के लिए आते थे, उनसे बचें। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा प्रजा और विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान आमतौर पर त्रस्त रहते थे, पीड़ित थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि संकट से बचने का एक उपाय उन लोगों ने जंगल की ओर भाग जाना समझा। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और भी तरीके ढूंढने शुरू किए।
किसान भी मजबूर थे, इतनी उनकी सामर्थ्य नहीं थी कि वो राजा के जो टैक्स थे उनको चुका सके। तो फिर उन्होंने जंगलों में बसना शुरू किया। इसके अलावा थोड़ी उपज भी बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें जो ये राजा की एक जातक कहानी दी हुई है गंधतिंदु नामक, इसमें यही बताया गया है कि जो राजा था अत्याचारी था, बहुत अत्याचार करता था, जो अभी आपने पढ़ा। थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं तो जो राजा था वह एक पेड़ पर एक बुद्ध स्वरूप कोई आत्मा निवास करती थी, ऐसे इसमें माना जाता है। बुद्ध की कोई आत्मा निवास करती थी और वहाँ वो स्वर्ण मुद्राएं उनको वो चढ़ाता था, उस पेड़ को जिस पेड़ पर वो रहते थे। वह मानता था कि राजा, अब उसके बाद जो बुद्ध स्वरूप थे वो जनता की दशा को देखकर दुखी थे और वो ये मानते थे कि अगर राजा से वो मिले जाकर तो शायद राजा उनकी बात को मान ले। और वह एक दिन पेड़ से उड़कर राजा के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि आप अच्छे राजा बनो, मैं वही हूँ जिस पेड़ पर आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, आप मेरी बात को माने। जनता आपको अच्छा नहीं मानती, जनता आपके अधिकारियों से आपसे त्रस्त है, आपके बारे में अच्छी कामना नहीं करते। आप स्वयं जनता में जाएं और जनता की हालात को देखें। तो राजा, यदि आप राजा अच्छे नहीं बनते, प्रजा की बात को नहीं सुनते, तो आप नरक में जाओगे। तो इस की बात सुनकर राजा अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर जनता के बीच में जाने का प्रयास करता है। बुद्ध स्वरूप भी उनके साथ होता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति उनको मिलता है जंगल से, जो घर की तरफ आ रहा था रात को, शाम को। और दिन में जो राजा के लोग उन पर अत्याचार करते थे तो उसकी वजह से वो जंगल में चले जाते थे, रात में वो फिर घर आते थे। अब उसमें एक देखिए, तो ये लोग अपने घरों को जब छोड़ते थे तो वहाँ पर ये अपने कुछ लकड़ियाँ, कांटे डाल देते थे ताकि उनमें जानवर, कोई अन्य व्यक्ति उनमें ना घुस सके, क्योंकि गेट इतने सक्षम समर्थ नहीं थे। तो कांटे, जैसे कई बार आज भी आप देखते हैं कि कहीं जानवरों को रोकने के लिए आप कहीं कांटे लगा दें, तो इस प्रकार के कांटे वो डाल देते थे घर के आगे। तो जैसे ही रात को उन कांटों को हटा रहा था तो एक कांटा उनको चुभ जाता है और वह राजा को गालियाँ देता है कि राजा को कोई तीरों से क्यों नहीं मार देता। मंत्री तभी तुरंत उससे पूछता है कि कांटे तो तूने लगाए हैं, घर तुम्हारा है, तो फिर राजा का क्या दोष है, राजा को क्यों गाली दे रहे हो। उसने कहा कि यदि राजा अच्छा होता तो मुझे क्यों घर छोड़कर दिन में भागना पड़ता, क्यों मुझे ये कांटे बिछाने पड़ते और क्यों मुझे कांटे चुभते। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा को लगा कि भाई वास्तव में ये तो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। राजा महल जाना चाहता था, परंतु जो बोधि स्वरूप था, बुद्ध स्वरूप, वह कहते हैं कि आप आगे चलिए, हो सकता है कि एक आदमी झूठ बोल रहा हो, आप आगे चलिए और भी लोगों से आप मिलिए। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बुढ़िया उनको मिलती है जो शायद घर में झाड़ू वगैरह कुछ लगा रही थी। वह बोल रही थी कि यदि इस राजा को कोई भाला मार दे तो मेरी बेटियों का विवाह हो जाए। अब मंत्री पूछता है कि आपकी बेटियों का विवाह क्या राजा ने रोका हुआ है, राजा को आप क्यों गाली दे रहे हो। तो वह कहती है कि जब यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं तो कौन यहाँ शादी करेगा, यहाँ तो शादी सिर्फ अमीर करेंगे, लेकिन यहाँ तो लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। यदि राजा मर जाए और अच्छा राजा बन जाए, व्यवस्था सुधर जाए, तो सभी लोग शादी करेंगे, शादी करने लगेंगे सभी लोग, और मेरी बेटियों की भी शादी हो जाएगी। फिर राजा को और भी दुख होता है, राजा आगे बढ़ जाता है। फिर आगे एक उनको किसान मिलता है। किसान हल चला रहा था दिन में, अगले दिन, तो हल का फाला बैल के जो टांग थी, पाँव था, उसमें लग जाता है, खून बहने लगता है। राजा, जब किसान ने उसको खून बहते हुए पाँव को देखा बैल के, तो उसने कहा कि जो राजा है उसको गाली देता है और कहता है कि राजा की कोई गर्दन तलवार से क्यों नहीं काट देता। मंत्री ने पूछा कि भाई हल तो ठीक से नहीं चला रहा, तेरी गलती है, राजा की गलती थोड़ी है, राजा हल नहीं चला रहा है, राजा की गलती क्यों है। तो किसान कहता है कि मेरी हालत देखो, 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, हल को ठीक से चलाने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो इस प्रकार अगर मुझे अच्छे से खाना मिलता तो मैं ठीक तरीके से हल चलाता और मेरे बैल को भी कोई नुकसान नहीं होता। तो ये सारा राजा का दोष है।
अब इसकी बात सुनकर राजा दुखी होता है और फिर आगे बढ़ता है। आगे तालाब के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कोए हैं वो मेंढक को खा रहे थे। बुद्ध स्वरूप कहता है कि मेंढक भी आपको गाली दे रहे हैं। अब राजा कहता है कि आपको कैसे पता, ये तो बोल नहीं रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं इनकी भाषा को, इनकी मन की आवाज़ को सुन सकता हूँ, जो कह रहे हैं कि राजा का विनाश हो, क्योंकि उसने हमें मौत के मुंह में डाल दिया। अब मंत्री कहता है कि इसमें राजा की क्या गलती है। तो बुद्ध स्वरूप कहता है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं जब धनी थे, अमीर थे, तो इन कौओं को खाने का भोजन दे देते थे। अब वे हमें देखते भी नहीं थे, लेकिन जब यहाँ लोग ही भूखे मर रहे हैं तो कौओं को कौन भोजन खिलाएगा। तो इस वजह से जब कौओं को भोजन नहीं मिल रहा है तो उनकी वजह से जो मेंढक है वो मारे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। जो बुद्ध स्वरूप है कहता है कि राजा जी, आपके राज्य में मनुष्य ही नहीं, पशु भी आपके जो आतंक है, आपके जो कार्य है उनसे दुखी हैं। राजा वापस महल में लौट पड़ता है और अपना ठीक से शासन चलाने का प्रयास करता है, अच्छा राजा बनने का प्रयास करता है। इस प्रकार जो राजा है वह अच्छा शासक बनने का प्रयास करता है, अच्छा राजा बन जाता है। अब इसमें जो जातक कथाएं हैं इनसे इतिहासकार ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इस समय में भी जो राजा थे वो अच्छे नहीं होते थे और जनता दुखी होती थी। इन्हीं से वो राजा और राज्य और जनता के साथ उनका संबंध जोड़ते थे, हालात देखते थे, जनता की स्थिति देखते थे और ये देखते थे कि जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती है, वो इस प्रकार यहाँ वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था कि इस समय जो हल था उसने एक कृषि के तरीके को बदला, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही गंगा कावेरी घाटियों में जो उर्वरक कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जो गंगा कावेरी की जो घाटियाँ थी उपजाऊ जलोढ़ मृदा से भरी हुई, वहाँ पर हल का एक जो प्रयोग हुआ उसने कृषि में वृद्धि की। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाले वाले हलों के माध्यम से उर्वरक जो भूमि थी उसकी जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि हुई। धान की रोपाई के बारे में अभी हमने पढ़ा था। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि जो धान है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पानी में उसको लगाना पड़ता है और पानी रखना पड़ता है खेत में। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, परंतु ऐसे हलों का उपयोग उप भारतीय उपमहाद्वीप में सब जगह नहीं था। कुछ ही हिस्से थे जहाँ पर यह संभव हो रहा था, जैसे पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। 20वीं सदी में यानी कि 1900 से 1900 ईस्वी के बाद। अब देखिए कि कहाँ 600 ईस्वी पूर्व में लोहे का फालों का प्रयोग हुआ, लेकिन पंजाब और राजस्थान के इन इलाकों में बहुत बाद में शुरू हुआ, 1900 ईस्वी में। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य पर्वतीय इलाकों में रहते थे, थोड़ा मैप का भी ध्यान रखें, पूर्वोत्तर राज्य मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में उन्होंने खेती के लिए खुदाल का प्रयोग किया। खुदाल, जो हल नहीं चला सकते थे, जो पर्वतीय इलाके थे, तो वहाँ खुदाल जैसे कसी टाइप, फावड़ा टाइप कुछ मिट्टी खोदने के लिए, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी थे। तो अलग अलग ज़मीन के हिसाब से जो औजार थे उनका प्रयोग होता था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना भी था। ये भी एक उपज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया, सिंचाई का अच्छा प्रबंध किया गया। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के लिए जो साधन थे उनको निर्मित करना शुरू किया। इनमें प्राय राजा और प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने अपने कामों का उल्लेख अभिलेखों में करवाया कि सिंचाई के साधन, बांध बनाना, नहरें बनाना, राजाओं ने, जो प्रभावशाली अमीर लोग थे उन्होंने इसका कार्य किए, जिन्होंने अपने इस बारे में उल्लेखों में भी, अभिलेखों में भी अपने नाम दर्ज करवाए, जो अभी आपने पढ़ा भी था पहले। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं कैसी थी। यद्यपि खेती की इन तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके साथ इसके लाभ समान नहीं थे, सब जगह इसका समान लाभ नहीं हुआ। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में
उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। भेद था। कहानियों की विशेषकर बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान, खेतीहर किसान, श्रमिक, छोटे किसान, बड़े जमींदारों का वर्णन मिलता है कि भाई जैसे जैसे तकनीकी थी, तकनीकें बढ़ी, लेकिन लाभ सबको नहीं मिले। कुछ अमीर होते गए, कुछ गरीब होते गए, साधनों में अंतर पाया गया। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। हालांकि गृहपति को हम आगे पढ़ेंगे, इसके और भी बहुत सारे अंतर हैं। बड़े बड़े जमींदार, ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे। जो बड़े जमींदार थे, ग्राम के जो मुखिया होते थे, शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे, किसानों के ऊपर अपना अधिकार रखते थे। ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता था, पैतृक होता था, बाप बेटा बेटा ऐसे। आरंभिक तमिल जो संगम साहित्य है, इसके बारे में आपने पढ़ा था, में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि वेल्लार, वेल्लालर, जैसे बड़ी जमींदारों को वेल्लालर कहा गया। हलवाहा, उनको उल्वर कहा गया। दास, उनको अणिमई कहा गया। ये उनका वर्णन मिलता है। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, भूमि का मालिक कौन है, श्रम कौन करता है और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का जो स्वामित्व है महत्वपूर्ण हो गया था कि जमीन का मालिक कौन है, जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में भी की गई। अब गृहपति को देखिए, आपने ऊपर पढ़ा था, गृहपति घर का मुखिया होता था। घर में रहने वाले जो महिला, बच्चे, नौकर, दास, सबके ऊपर उसका नियंत्रण होता था। घर से जुड़े जितने भी कार्य होते थे, जमीन, जानवर, अन्य सभी चीज़ें, उन सब का मालिक गृहपति होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले जो अमीर लोग थे, व्यापारी थे, उनके लिए भी होता था। तो जो गृहपति था उसका अनेक अर्थों में प्रयोग होता था। नेक्स्ट, सीमाओं का महत्व। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। जो मनुस्मृति है वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसको स्पष्ट करें। जो मनुस्मृति है, मनु द्वारा लिखा गया, ये विधि ग्रंथ है, कानून का ग्रंथ है, जिसमें कानून लिखे गए, किसको क्या करना है। इसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में लिखा गया, यानी कि ईसा मसीह के 200 वर्ष पहले से और ईसा मसीह के जन्म के 200 वर्षों बाद तक, यानी कि लगभग 400 वर्षों का समय रहा। 200 जो वर्ष हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले और 200 ईसा मसीह के जन्म के बाद, 200 वर्ष। तो इस संस्कृत भाषा में लिखा गया एक कानूनी ग्रंथ था, जैसे हमारा संविधान है, बताता है कि किसके क्या क्या कर्तव्य हैं। तो इस ग्रंथ में राजा को सलाह दी गई है, एक सलाह दी गई है राजा को क्या करना चाहिए। सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण, कि भाई हमें सीमा स्पष्ट नहीं है, विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं। जैसे आज भी आप देखते हैं, एक देश की दूसरे देश के साथ सीमाओं का विवाद होता है, भारत का पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, इस प्रकार के विवाद आप देखते हैं। तो उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ रख देने चाहिए, कि जहाँ अपनी सीमा है वहाँ कुछ जो निशान है वो ज़मीन में गाड़ देने चाहिए। जैसे पत्थर, हड्डियाँ, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के जो सूखे गोबर हैं, और ईंटें, कोयला, कंकर, रेत, उसे सीमाओं में इसी प्रकार के जो तत्व भूमि में छुपाकर गाड़ देने चाहिए, जो समय के साथ नष्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं कि जहाँ तक हमारी सीमा है, अंतिम सीमा जो है, वहाँ ये चीज़ें हमें दबा देनी चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम वो संकेत, वो निशान दिखा सके दूसरे राजा को कि यहाँ तक हमारा शासन है। इसमें जैसे ये कुछ एक शब्द दिया हुआ है, खपटे। खपटे को, उन्ने को तो आप समझते हैं। खपटे का मतलब खपटे होता है जैसे टूटे फूटे बर्तन, उनके ठीकरे जो होते हैं, उनको दबा देना चाहिए। क्या ये सीमा चिन्ह विवाद के हल के लिए पर्याप्त होंगे? क्या इस प्रकार से जो दो राज्य हैं उनकी सीमाओं के बीच में सीमा विवाद नहीं होंगे? तो इस प्रकार का जो मनुस्मृति में राजा के लिए संदेश दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, एक छोटे गांव का जीवन कैसे। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के जो शासक थे हर्षवर्धन, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, हर्षचरित संस्कृत में लिखी हुई। उसमें क्या लिखा है, इसके जो लेखक है बाणभट्ट है, इसको भी नोट करें। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षवर्धन जो राजा है कन्नौज के, उनके बारे में लिखी हुई है।
और लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में, हम ईस्वी में चल रहे हैं अब। हर्षवर्धन के जो राज कवि थे ये, कौन? बाणभट्ट। यह उस ग्रंथ का एक अंश है जिसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे एक बस्ती के जीवन की एक अविरल गाथा चित्रण की गई है। यानी कि जो मध्य प्रदेश में विंध्य जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहाँ जंगल के किनारे की एक बस्ती का वर्णन किया गया है। देखिए, बस्ती के किनारे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, फिर भी बस्ती के किनारे अधिकांश क्षेत्र जंगल हैं। यहाँ धान की उपज वाली खलिहान उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट रखा है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं, वही जो आपने पढ़ा था कुदाल। कुदाल का मतलब जो फावड़ा कसी टाइप कुछ है, क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल होता है। जंगल है, घास है, वह तो वहाँ हल संभव नहीं है, हल चलाना इतना आसान नहीं है, तो कुदाल से उसको खोद कर बीज डालते हैं। बहुत कम हिस्से साफ हैं और वो काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो काले लोहे के समान बहुत ही कठिन है, जिसमें हल नहीं चल सकता, इसलिए वो खुद कुदाल का प्रयोग करते हैं। यहाँ लोग पेड़ के छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं, पेड़ की छालें उतार कर। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी सन आप समझते हैं, भारी मात्रा में शहद, मोर पंख, लकड़ी, घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। जो अलसी है, घरों में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, अलसी को आप। और जो सन है, सन जैसे पटसन का कुछ ऐसा होता है जिससे सूतली आप बोरे बनते हैं, टाट मैट बनते हैं, तो इस प्रकार का पौधे। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांव में जाकर इनको बेचने के लिए तैयार रहती हैं। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फूलों की टोकरियां थी। ये एक छोटे से गांव का चित्रण यहाँ दिखाया गया है, हर्षचरित। नेक्स्ट देखिए, भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। भूमिदान जो जमीन आपको दान में दे दी जाती थी, और नए जो ग्रामीण अमीर लोग थे। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही आरंभिक 100 वर्षों में भूमिदान के अनेक प्रमाण मिलते हैं। इसमें से कई उल्लेख अभिलेखों में भी मिलते हैं। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे हुए थे, लेकिन अधिकांश तांबे के पत्थरों के ऊपर लिखे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। यानी कि जिनको भूमि दान की जाती थी राजाओं के, रानियों के द्वारा, तो उनको ये ताम्र पत्र लिख कर दिए जाते थे, ताकि कभी विवाद हो तो वो उसको जमीन को दिखा सके कि इसका प्रमाण है उसके पास, ये उसको दान दी गई है। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारणतः आर्थिक तौर पर धार्मिक संस्थाओं को और ब्राह्मणों को दिए गए थे। सिर्फ दो चीज़ों को, या तो धार्मिक संस्थाओं को या ब्राह्मणों को। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे ये सभी। लगभग 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं, कुछ तमिल, तेलुगु जो भाषा है उनमें दिए गए हैं। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक, गुप्त काल के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका समय 375 से 415 ईस्वी पूर्व में रहा, उसकी पुत्री थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, एक महान राजा थे। उन्होंने नागवंश नागराज की जो पुत्री थी कुबेर नाग से विवाह किया था। तो ये उनकी बेटी थी प्रभावती, जो महान शासक थी। उसका विवाह दक्खन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था। जो राजा थे रुद्रसेन द्वितीय के साथ उनका विवाह हुआ था। ये एक महत्वपूर्ण वंश था। लेकिन ये जो प्रभावती थी, ये एक शासक के रूप में कब आई? जो रुद्रसेन द्वितीय है उनकी मृत्यु हो गई, और जो बच्चे थे वो छोटे थे, इस वजह से उन्होंने प्रभावती ने स्वयं शासक के रूप में कार्य किया। और इनकी एक विशेषता और भी है इतिहास में दर्ज, कि इन्होंने शादी के बाद अपना उपनाम नहीं बदला। रुद्रसेन जो द्वितीय थे वो वाकाटक वंश से थे, लेकिन इन्होंने अपने नाम के साथ गुप्त को ही, जो अपने पिता का संबंध था, वही जोड़े रखा। जैसे आज भी जो महिलाएं होती है पति के गोत्र को धारण कर लेती है, तो इन्होंने अपने पिता के गोत्र को ही धारण रखा।
पति के गोत्र को अपने नाम के साथ, पति के जो उपनाम है उसको अपने साथ नहीं जोड़ा। ये एक इसकी विशेषता मानी गई है। अब नेक्स्ट देखिए, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्म ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं थे। जो संस्कृत के धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार महिलाओं को ऐसा अधिकार नहीं था। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की मालकिन थी, स्वामी थी। उसने दान भी दिया। उसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी और अंबिक भारतीय इतिहास की कुछ ज्ञात रानियों में से एक थी जिनके बारे में इस प्रकार की जानकारी मिलती है। इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही रहा होगा, विरला उदाहरण है ये। संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर एक समान रूप से लागू भी नहीं किया जाता। धर्मशास्त्रों में तो लिखा है ऐसा कि महिलाएं जमीन की मालिक नहीं हो सकती, लेकिन जो प्रभावती का उदाहरण है वो इसका अपवाद है, एक विरला उदाहरण है। हो सकता है कि जो धर्म शास्त्र हैं उनकी सब जगह एक जैसी पालना ना होती हो। अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है जिसमें ब्राह्मण, किसान, अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं देते रहते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधानों की आज्ञाओं का पालन करना होता था। संभवतः उस अपने भुगतान से ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमि जो दान है अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में दान दी गई भूमि के माप में भी अंतर है, कहीं छोटे कहीं बड़े दान में क्षेत्र दिए जाते थे। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते थे। अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रथाएं थी। इतिहासकारों में भूदान का प्रभाव एक गर्म विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान जो है शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो भूमि दान में इसलिए दी जाती थी ताकि कृषि का विस्तार हो, कृषि को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक राजा की रणनीति होती थी, इसलिए वो भूमि दान में दे देता था। जबकि कुछ का कहना है कि भूमि दान से दुर्बल हुए राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है कि जो राजा भूमि को दान में दे रहा है इसका मतलब उसकी राजनीतिक जो शक्ति है वो कम हो रहा है, अर्थात राजा अपने सामंतों पर दुर्बल होने सामंतों के सामने दुर्बल होने लगा था और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, दूसरे लोगों को साथ जोड़ने के लिए, अपने प्रभाव को दिखाने के लिए वो भूमि को अनुदान देता था। इस प्रकार उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थकों को बढ़ाने का प्रयास किया। उनका यह मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहता है। जैसे कि हमने पिछले अंश में देखा था, उसका नियंत्रण ढीला होता जा रहा है और इसलिए वे अपनी शक्ति बढ़ाने का, दिखाने का आडंबर करते हैं। प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में क्या लिखा, क्योंकि रानी रही है और राजा बन के काम किया उसने। प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों, गांव के गृहस्थ और कृषक, ब्राह्मण और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। क्या आदेश देती है? आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान में दे दिया गया, कि इस पर्व पर आपके गांव को इस व्यक्ति को सौंप दिया गया। अब आपको इनके सभी आदेशों की पालना करनी चाहिए। आचार्य चनाल स्वामी को सौंप दिया। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देशन भी देती हूँ। अग्रहार अभी पढ़ेंगे हम इसको भी। इस गांव में पुलिस सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासक जो अधिकारी हैं वो इस गांव को घास देने और शासन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल, कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। इसके अलावा जब राजा या उसके जो अधिकारी गांव में जाते थे तो उनका ठहरने का, रहने का, खाने का, पशुओं का, सारी चीज़ का जो प्रबंध था वो गांव के लोग करते थे। साथ ही वे मदिरा खरीदने, नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार से भी वो मुक्त हो गए हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ और खाद्य वृक्ष के उत्पादन देने से भी छूट दे दी गई है। फल फूल दूध सभी से छूट कर दी गई है। इस गांव का दान, इसके भीतर की संपत्ति, बड़े सभी कर जो हैं वो समाप्त कर दिए गए हैं। इस आदेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया है, यानी कि उसके राजा बनने के 13वें वर्ष में इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया है। तो इस गांव में कौन कौन सी वस्तुएं पैदा होती थी वो आपने ऊपर पढ़ा। तो यहाँ सारे अधिकार जो हैं
जिस व्यक्ति को ये दान में दिया गांव उसके अधिकार में डाल दिया, वो वहां का राजा बन गया। भूमिदान के प्रचलन से राज्य और किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, संबंध मिलता है हमें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़, एक स्थान लगभग जो एक स्थान पर ही रहने वाले और स्थान स्थान पर अलग अलग जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान का विवरण नहीं रखते थे, उनको अपनी आमदनी अपने खर्च के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। तो ये ऐसे जो लोग थे उनके ऊपर ये इस प्रकार के जो नियम थे वो नहीं लागू होते थे। अब देखिए अग्रहार, इसको हमने अभी पढ़ा था। उस जमीन को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य किसी प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार दिया गया। ये अभी अपने जो प्रभवती गुप्त और दंगुन गांव की कहानी है उसको देखकर समझ गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा थोड़ा इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पेन कॉपी साथ लेकर अच्छे से ध्यान से नोट करके। और इसकी गति भी आप सेटिंग से थोड़ा तेज़ करके आप इसको अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।